हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपके सामने अनसोल्ड प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रैक्टिस सेट 1 है कक्षा 10 के लिए, ठीक है। जो अभी एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए अनसोल्ड पेपर हमारे पास आया है। तो यहाँ पे जो आपको पेपर में समय मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। जो 15 मिनट आपको मिलते हैं वो पेपर पढ़ने के लिए आपको मिलते हैं, ठीक है। और पूर्णांक जो हमारा होगा वो 70 मार्क, यानी 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलते हैं इनके। ये आपको कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि कॉलेज का जो स्टाफ है, आपको जो सब्जेक्ट टीचर पढ़ाते हैं उनके थ्रू ये क्वेश्चन नंबर आपको दिए जाएंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। निर्देश दिए गए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी हमने आपको बताया कि आपको 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर पढ़ने के लिए, ओके। तो ये अनसोल्ड पेपर है, तो इसको हम आपको जितने भी इसके बहुविकल्पी है वो आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया बहुविकल्पी कि क्या है, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव पी के बीच रखी एक वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का बनेगा। यानी कि ये बोल रहा है कि एक आपके पास उत्तल दर्पण है, ठीक है। एक आपके पास क्या है, उत्तल दर्पण है। जैसे मान लीजिए ये हमने यहाँ पे इस तरीके से एक उत्तल दर्पण बना रखा है इसे, ठीक है। और ये बोल रहा है कि एक कोई वस्तु रखी है अनंत पर। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक वस्तु रखी है, ठीक है। अब वस्तु इस तरीके से जाएगी, यहाँ से परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद इस तरीके से निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ से तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये हमारा प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे फोकस तल और एफ के बीच बनेगा। आभासी होगा और सीधा होगा, यानी कि इसका फर्स्ट विकल्प हमारा सही होगा। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है कि प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान नीला दिखाई देता है। यानी प्रकाश का हमें वह गुण बताना है जिसके द्वारा आसमान नीला दिखाई, यानी कि क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा हम इसको जूम कर देते हैं तो जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ओके, अब आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, क्या है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 3 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर एक समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर डैश अपान आर का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए एक तार है और तार को हमने 3 जगह डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तार को हमने कितनी जगह डिवाइड कर दिया है, 3 जगह हमने तार को डिवाइड कर दिया है। अब देखिए तार को हम लोग 3 जगह जब डिवाइड कर देंगे, थोड़ा इसको हम महीन कर लेते हैं। 3 जगह जब डिवाइड करेंगे तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा। एक तो इसका 1 अपॉन कितना दिया गया, हमें आर डैश दिया गया तुल्य प्रतिरोध। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन आर, प्लस ये भी हो जाएगा 3 अपॉन आर, और प्लस ये भी हो जाएगा 3 अपॉन आर। तो हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास, सॉरी सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा आर, और ये हो जाएगा हमारे पास 9। तो ये तुल्य प्रतिरोध है। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1 अपॉन आर डैश, ठीक। तो यहाँ से अगर हम लोग आर डैश बराबर निकालें तो ये आएगा R/9। कितना आ गया, R/9 आ गया, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसका अनुपात चाहिए R/R डैश का। तो हम लोग 9 को इधर भेज देंगे और ये हमारे पास हो जाएगा R/R डैश, ठीक है। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9। तो हमारा विकल्प नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5। अगला हमें दिया गया प्रेरित धारा, ठीक है। प्रेरित विद्युत धारा किस दिशा, धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम क्या है, ठीक है। यानी प्रेरित धारा जो है वो धारा ज्ञात करने का नियम क्या है। तो ये होगा हमारे पास फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये चीज की जाती है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन हमारे पास, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I तथा लंबाई L को लंबवत
बी चुंबकीय तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा जाता है, उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला होता है हमारे पास F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ठीक है, और लंबवत है तो थीटा बराबर कितना होता है 90। ठीक है, तो हम लोग रखेंगे एफ बराबर कितना हो जाएगा आई बी एल साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई बी एल। ठीक, तो हमारा ये विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, तो सूर्य की जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, क्या है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है ये चीज। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये आ गए। ठीक है, देखिए अब ये हमको दिया गया है केमिस्ट्री से, बहुविकल्पीय ही प्रश्न है हमारे पास। ठीक, तो देखिए क्या दिया गया हमको, हमसे क्या रासायनिक समीकरण दिया गया हमको BaCl2 प्लस H2SO4, एरो के आगे बना BaSO4 प्लस 2HCl। तो कुछ बच्चों का कहना है कि ये द्विक विस्थापन अपक्रिया है, तो ये सही बात है, ये द्विक विस्थापन अपक्रिया है। लेकिन विकल्प में हमको क्या दिया गया, योगात्मक अपक्रिया दी गई, हमको निराकरण अपक्रिया दी गई, इनमें से कोई नहीं, और अपक्षेपण अपक्रिया दी गई। तो दोस्तों ये द्विक विस्थापन अपक्रिया है, साथ ही साथ ये हमारा कैसा है, अवक्षेपण अपक्रिया भी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये अवक्षेप बन रहा है ठोस का। ओके, तो हमारा विकल्प सी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमसे पूछा गया है 9 में कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ये विकल्प इसका भी करेक्ट होगा, CNA2CO3.10H2O। तो ये होता है हमारा रासायनिक धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट हमारे पास है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण जो है वो 10⁻12 है। ठीक है, यानी कि ये हमको दे रखा POH, POH बराबर हमको कितना दे रखा है 10⁻12 हमको दे रखा है। ठीक है, अब देखिए POH, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण दे रखा है। ठीक है, तो हमको ये दे रखा है OH आयन, OH आयन हमको दे रखे 10⁻12। ठीक है, अब देखिए H आयन और OH आयन, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वो होता है 10⁻14। ठीक है, 10⁻14, तो हमारे पास H आयन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 10⁻14 बटे में आ जाएंगे 10⁻12, इससे डिवाइड कर दो कितना बचेगा 10⁻2 बचेगा। ठीक है, 10⁻2, तो हमारे पास H आयन बराबर कितना निकल आया, ये निकल आया 10⁻2। ठीक, तो pH बराबर होता है हमारे पास P 10⁻2 दिया गया हमको, तो ये भी 10 की घात में होता है, तो pH बराबर निकल आएगा हमारे पास 2। कितना मिलेगा हमको 2, तो pH की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 2। ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो एक है एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक, फिर एक एनाल्जेसिक पीड़ाहारी, एक एंटीएसिड प्रतिरोधी, और एक है एंटेसिड। तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिअम्ल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिअम्ल भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये दूसरा नाम इसका है प्रतिअम्ल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास है कि ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है, यानी अगर हम ठंडे जल से जब क्रिया कराएं, वो किसकी क्रिया कराएंगे, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हमें वहां पे क्रिया करानी होती है सोडियम के साथ। ठीक है, ठंडे जल की किसके साथ क्रिया करा दो आप, सोडियम के साथ आप क्रिया करा दो, तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल क्या होता है, देखिए इसमें OH लगा होता है, तो एक C, दो C, और ये जुड़ गया OH। ठीक है, और एक C हमने इधर लगा, 3 C हो गई। इसकी बैलेंसी पूरी करेंगे तो 3H इधर, 3H इधर, और 2H इधर। तो देखिए हमारे पास कितने H हो गए, अभी हम आपको निकाल के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये 3 3 6 7, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 7, तो कितना C3H7OH। तो हमारे पास ये विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके,
अगला हमारे पास है तत्व यक्स, यानी एक तत्व है यक्स और XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तो समता किस समूह के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा मैग्नीशियम समूह के अंतर्गत आता है। ओके, तो इसका Mg हमारा विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं और क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, इसमें 3 पोर्शन आते हैं, तो ये हमारे पास जो पोर्शन है वो बायोलॉजी का पोर्शन दिया। इसमें दिया गया है कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में होता है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहाँ? श्वसन में निभाता है, या उत्सर्जन में निभाता है, या पाचन में निभाता है, या पोषण में। तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? श्वसन में। ओके, किसमें निभाता है? ये श्वसन में निभाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? मान लो इनमें से 4 विकल्प में से एक ऐसा है जो केवल जंतुओं में पाया जाता है। जैसे श्वसन मनुष्य में भी होता है, हार्मोन्स भी होते हैं, वृद्धि भी होती है। जो तंत्रिका तंत्र है हमारा, वो केवल मनुष्य के, वो केवल जंतुओं में पाया जाता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, यानी जो हमारी पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है तो सबको पता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे पाई जाती है? तो ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है मस्तिष्क के अधर तल पर, यानी मस्तिष्क के अधर तल पर ये पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमारे 17 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए और अभी बचे हुए क्वेश्चन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, 18 दिया कि मानव में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? यानी जो हमारा शिशु होता है उसको भोजन कहाँ से हमको मिलता है? तो ये अंडा से मिलता है, या वृक्क से मिलता है, या फेलोपियन से मिलता है, या प्लेसेंटा से। तो ये कहाँ से मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 19 कि जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम, यानी जैव विकास का जो सिद्धांत है वो किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था हमारा किसने? चार्ल्स डार्विन ने, या ग्रेगर मेंडल ने, या जगदीश चंद्र बोस ने, या हरगोविंद खुराना ने। तो ये किया था हमारा चार्ल्स डार्विन ने। ओके, अगला हमारे पास है 20 नंबर कि तालाब की सामान्य आहार श्रृंखला में उत्पादक, हमें इसमें उत्पादक को बताना है। ठीक है, आहार श्रृंखला में उत्पादक हमको बताना। तो देखिए उत्पादक क्या होते हैं इसमें, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखिए आहार श्रृंखला जो होती है सबसे पहले आते हैं इसमें उत्पादक। क्या आते हैं? उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक में हमारे पास आता है पादप प्लांग। क्या आता है? पादप प्लांग। उसके बाद आता है हमारा प्राथमिक। तो प्राथमिक में हमारे पास क्या हो जाता है? छोटी जलीय प्राणी। ठीक है, छोटे जो जलीय प्राणी होते हैं वो हो जाते हैं। फिर उसके बाद द्वितीयक आता है। द्वितीयक में हमारे पास होती है छोटी मछली। ठीक है, फिर उसके बाद हो जाती है बड़ी मछली। ठीक है, इस तरीके से चलती रहती है। तो हमारे पास यहाँ पे हमारा जो विकल्प होगा वो क्या होगा? पादप प्लांक, यानी जो उत्पादक होता है वो पादप प्लांक होता है। ओके, तो आशा करते हैं ये 20 हमने आपको बहुविकल्पी बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और आगे का पेपर आप खुद सॉल्व कीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।